नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, हिंदी की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में हम वाक्य, वाच्य, क्रिया और विराम चिन्ह के 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके लिए आए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है। लगभग यही पैटर्न हर बार फॉलो होता है। तो अगर इन प्रश्नों को आपने देख लिया तो ये मान के चलिए कि वाक्य, वाच्य, क्रिया और विराम चिन्ह से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। ये चारों टॉपिक मिलाकर कम से कम 5 से 8 नंबर कवर करते हैं। तो 5 से 8 नंबर अगर पक्के करने हैं तो इन टॉपिक के प्रश्नों को जरूर देखिए लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, राम पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी किसी वाक्य में सिर्फ एक ही उपवाक्य हो तो वहाँ पर वो कैसा वाक्य हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सरल वाक्य। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, जिसके बारे में जो बात कही जाए। राम के बारे में बात कही जा रही है तो ये हो गया आपका उद्देश्य, और पढ़ता है ये हो गया आपका विधेय। तो जब एक उद्देश्य और एक विधेय होगा तो वहां पर आपका सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी 2 उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। वाक्य के जब किसी पूरा वाक्य है उसको 2 पार्ट में अगर तोड़ दो, उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली, और ये जुड़ा किससे है? एक योजक से जुड़ा है जो कि है किंतु, ठीक है। यहाँ पर 2 सरल वाक्य किसी ना किसी योजक से जुड़े होते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पर क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखे जहां पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, यहां पर देखो लिखा है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी ये जो वाक्य है ये इस पर आश्रित है, यानी इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई 2 वाक्य हों एक वाक्य में और वो एक दूसरे पर आश्रित हों तो वहां पर कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य होगा। आसान भाषा में समझते चलिए कि सरल कहाँ होगा, संयुक्त कहाँ होगा और मिश्रित कहाँ होगा। सरल जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जैसे आपके सामने राम पढ़ता है। उसने परिश्रम तो बहुत की किंतु सफलता नहीं मिली। 2 सरल वाक्य एक योजक से जुड़े हैं तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो गया। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ पर एक वाक्य है तो 2 सरल वाक्य, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या फिर इच्छावाचक। तो यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, ये कैसा वाक्य है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय है, तो यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 सेंटेंस आ गए, मजदूर मेहनत करता है, उसके लाभ से वंचित हो जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आश्रित वाक्य नहीं है, ठीक है। मजदूर मेहनत करता है ये एक स्वतंत्र वाक्य है अपने आप में, उसके लाभ से वंचित रहता है ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। और जब 2 सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला यहाँ पर देखो, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो तो राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, यानी राजनीति जो व्यवसाय है ये गुंडागिरी के बल पर चलती है, यानी ये इस पर आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आज बहुत पानी गिरा। यहाँ पर क्या होगा? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। साधारण मतलब ये सरल वाक्य ही है। आज बहुत पानी गिरा यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो यहाँ पर साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा? तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये कैसे इसको हम करेंगे? यहाँ पर एक भाव निकल के आ रहा है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। देखो, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर जो प्रश्न है वो कर्ता पर डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा, और अगर ये कर्म पर डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें भाव निकल के आ रहा है, जैसे अकेले नहीं रहा जाता, तो यहाँ पर भाव निकल के आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, वहाँ जाओ, ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। देखो, वहाँ जाओ निषेधवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं तो आ नहीं रहा है। नहीं, अगर नहीं शब्द आ जाता, ठीक, या निगेटिव कोई भी शब्द आ जाता तो यहाँ पर निषेधवाचक हो जाता। अनुरोधवाचक, यहाँ पर अनुरोध नहीं किया जा रहा है, प्रश्न नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आज्ञा दे दी जा रही है कि वहाँ जाओ। अगला देखो, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यहाँ पर देखो, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यहाँ पर भी आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मोहन नहीं आने वाला, मोहन नहीं आने वाला बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक, यहाँ पर कौन सा होगा? मोहन नहीं आना, नहीं आ गया तो हमने क्या बताया था, वो होगा निषेधात्मक, यहाँ पर नकारात्मक सही हो जाएगा। अगला देखो, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? किसमें भाव निकल के आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, ये आपको देखना है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहीं नाता, यह काम तुमसे ही संभव है, उससे फल नहीं खाए गए। इसी तरह का अभी देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा भी था, उससे अब अकेले नहीं रहा जा रहा। कभी कभी यहाँ से भी हम लोग पहचान लेते हैं, उससे, तुमसे, ठीक है, ये तरह का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपका भाववाच्य होगा। अगला देखो, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। सीता कपड़े सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ बैठा नहीं जाता, ठीक है। आगे देखो, अगला है, निम्न में से कर्तवाच्य का चयन करो। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर कौन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। देखो, यहाँ पर दो उपवाक्य आ रहे हैं, सुबह हुई, यहाँ पर भी दो आ रहे हैं, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यहाँ पर भी दो उपवाक्य आ रहे हैं। जो सी ऑप्शन है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सरल वाक्य होगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका हमने आपको बताया कि दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं किसी योजक से। तो ऐसा कौन सा है? यहाँ पर देखो, मैं पढ़ता हूँ, वह गाता है, ये दोनों वाक्य जुड़े हैं एक योजक से, और से ये दोनों जुड़े हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करो। मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका है कि दो सरल वाक्य एक दूसरे पर या एक किसी पर भी, पहला उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होगा या दूसरा या पहले पर आश्रित होगा, कोई भी डिपेंड कर सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, रोहन आम खा रहा, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। हमें ढूंढना है मिश्र वाक्य। वह पंडित है किंतु हठी है, यहाँ पर देखो, वह पंडित है किंतु हठी है, यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है। आगे देखो, सी ऑप्शन देखो, आकाश में बादल गरजता है, ये एक सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो यहाँ पर देखो,
एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह पंडित है किंतु हठी है, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य हैं और यहाँ पर एक योजक से जुड़ा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे और सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर आप जब भी कभी आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको पहचानना पड़े कि किसमें अकर्मक क्रिया है और किसमें सकर्मक क्रिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया है उसमें यह देखना है कि क्या उसमें कर्म जुड़ा हुआ है। अगर कर्म जुड़ा हुआ है तो वो सकर्मक होगी, अगर कर्म नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां पर अकर्मक होगी। ध्यान से अगर आप देखेंगे, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो मैं बालक को जगवाता हूं, यहां पर आपका कर्म जुड़ा हुआ है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यहां पर भी गोपाल कर्म के रूप में जुड़ा हुआ है। राम पत्र लिख रहा है, यहां पर भी पत्र के रूप में कर्म जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है तो यहां पर कर्म नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। गेहूं पिस रहा है, जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको दिखे तो वहां पर आप प्रश्न करके देखो, गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या कर रहा है, गेहूं पिस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूं, ध्यान से अगर इसको देखो, मैं किसको जगवाता हूं, बालक को जगवाता हूं। ठीक। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। अगर किसको क्या इन सब के आंसर मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर ऐसे सेंटेंस हो जिसमें क्या, कैसे, कब इनके आंसर ना मिले तो वहां पर आपका अकर्मक क्रिया होगी। देखो, गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है, यहां पर आंसर नहीं मिल रहा है तो यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य होगा। यानी एक ये आपको दे दिया है, ये एक सेंटेंस दे दिया है और बोल रहे हैं इसको नकारात्मक वाक्य में चेंज करो बिना इसका अर्थ बदले। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, यानी उसके बराबर कोई प्रतिभाशाली नहीं है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, कौन सा विशेषण उपवाक्य। देखो, उपवाक्य कई तरीके के होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य बताना है। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता क्या है वो समझना जरूरी है। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसमें कौन सा विशेषण उपवाक्य है ये समझ लो। यहाँ पर विशेषण उपवाक्य, यहाँ पर देखो जो मेन से लखनऊ, लखनऊ की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यानी आप ये ढूंढ लो कि किसमें विशेषण का उपयोग हो रहा है। ठीक है, किसी संज्ञा पद की अगर विशेषता बताई जा रही है तो वहां पर विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं घर जाऊंगा ये उसने कहा पर डिपेंड है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है।
तो ये सब आप अच्छे से याद करो। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में डैश कॉमा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह, छोटा सा जो कॉमा लगता है। नेक्स्ट देखो, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, यानी यहां पर नकारात्मक की बात हो रही है, तुम यह काम मत करो, ठीक है। तुम यह काम मत करो, निषेधवाचक। अगला देखो, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, हमें क्लियर नहीं है कि उसका काम बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अरे उसने तो कमाल कर दिया। जब भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाए तो वहाँ पर विस्मयवाचक हो जाएगा। रानी घर जा रही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो रानी घर जा रहे, एक उद्देश्य एक विधेय, इसका मतलब सरल वाक्य। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ठीक है। राम क्रिकेट तो खेलता है पर अच्छा नहीं, तो यहाँ पर से दो सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला वह आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखो, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA B.Ed पास किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो MA B.Ed, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखो जो MA B.Ed ये दोनों शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। M से क्या होता है, मास्टर्स, A से क्या होता है, आर्ट्स, B से क्या होता है, बैचलर, और एड से होता है आपका एजुकेशन। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, मास्टर्स और आर्ट्स, बैचलर और एजुकेशन, इनके ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इन सब में बिंदी तो लगना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ शॉर्ट लिखते हैं उसके आगे छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। तो सब में बिंदी लगना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख लो सब में बिंदी किस में लगी है, सब में बिंदी देखो इसमें भी लगी है और इसमें भी लगी है। अब चूंकि ये दो हैं, तो यहाँ पर आपको बीच में एक कॉमा का जब भी चिन्ह लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, MA B.Ed। नेक्स्ट देखते हैं, राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योजक बीच में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम की गाय दूध देती है। इतना सरल क्वेश्चन है और ये सरल वाक्य है। क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये क्या होगा, वह कौन सा व्यक्ति है। ये देखो एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य हैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उद्देश्य और विधेय, जो आपको सरल वाक्य में देखने को मिलते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी आज्ञावाचक वाक्य है। अगला देखो, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। आंखें बंद करके यहाँ पर ढूंढ लो चारों ऑप्शन में से किस में योजक लगा है, और वही आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिक्स्ड वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेक्स्ट देखो, नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूज हो गए हों। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। यहाँ पर सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य कौन सा है। मैंने आपको बताया था उपवाक्य कौन कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य की विशेषता बताई जा रही है। उस चित्र को उठाओ,
इसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो हुसैन का बनाया हुआ है वो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अवतरण। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो विराम चिन्ह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A B C D, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर 41 क्वेश्चन मैंने बताया और 42वां आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है कि किसको कैसे पहचानेंगे, वाक्य को, विराम चिन्ह को। क्लियर हो गई सारी बात। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।